स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसे हिंदी में रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया और इस वीडियो में बताए गए पूरे होमवर्क को अच्छी तरह से याद कर लिया, तो फिर केमिस्ट्री आपको कठिन नहीं लगेगी, बिल्कुल ईजी लगेगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये टेबल क्या होती है, इस टेबल के बारे में डिटेल में बताएंगे। इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है और हिंदी में आवर्त सारणी कहा जाता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये टेबल आपने ज़रूर देखी होगी। इस टेबल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो में आपको इस टेबल के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और यौगिक क्या होता है, इन सब को डिटेल में बताएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। इस टेबल में टोटल 118 एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो भी अब तक के खोजे गए हैं, जो भी अभी तक ढूंढे गए हैं पूरी दुनिया में, वो 118 एलिमेंट इस टेबल में लिखे हुए हैं। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। अब वो तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसे आप समझें अगर, तो आपने अपने घर में देखा होगा सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब आपने देखा होगा। तो उनका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे परमाणु कहा जाता है। और बहुत सारे परमाणुओं से मिलके अणु बनता है और बहुत सारे अणुओं से मिलके आप अपनी आँखों से जिसे देख सकते हैं, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, स्टील या सोना, चांदी, कुछ भी हो, वो जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह से अगर आप अपना घर बनाएं तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ईंटे की। तो आप जब ईंटा लेते हैं और बहुत सारे ईंटों को मिलाते हैं तो आपकी दीवारें बन जाती हैं और बहुत सारी दीवारों को मिला के आप अपना घर बना लेते हैं। यानी घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट आपको ज़रूरत पड़ी ईंटों की, और बहुत सारे ईंटों को मिला के आपने दीवार बनाई और दीवारों को बहुत सारी दीवारें मिला के आपने घर बना लिया। उसी तरह से जो भी आपके घर में है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, जो भी है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे परमाणु कहा जाता है। और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और बहुत सारे अणुओं से मिलकर तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या स्टील बनता है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ एक परमाणु अगर आप किसी भी चीज़ का लें तो आप उसे सिंपल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक अणु हो, अगर बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, और सिर्फ अगर एक अणु होगा तो भी आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तभी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो लोहा, तांबा जो भी होता है, उन सब का जो सिंबल होता है वो इस टेबल में लिखा हुआ है। इस टेबल में जितने भी एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं उनके सभी सिंबल इसमें लिखे हुए हैं। और इस टेबल में 118 यानी 118 एलिमेंट लिखे हुए हैं इस टेबल में। और दूसरी क्या चीज़ इसमें लिखी हुई है, उसमें कितना परमाणु क्रमांक होता है उस एलिमेंट का, वो भी इस टेबल में लिखा हुआ है। इस टेबल में 118 एलिमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सारे के सारे एलिमेंट याद नहीं करने हैं। सिर्फ हम आपको इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो आप समझ लीजिए। और इस टेबल में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद करना ज़रूरी है, किसका कितना परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, वो आपको हम इस टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको दे देंगे। उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उसका क्या सिंबल होता है उसे आप याद कर लीजिएगा। तो इस टेबल में आप समझ गए हैं कि जितने भी एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं 118 वो लिखे हुए हैं, उसके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। और अब आइए इस टेबल में हम और अंदर चलते हैं और आपको और डिटेल में समझाते हैं। इस टेबल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से मान लीजिए आप नेपाल में रहते होंगे या इंडिया में रहते होंगे या फिर पाकिस्तान में रहते होंगे या फिर नेपाल में रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे, तो उस तरह से मान लीजिए इसको 4 देशों में डिवाइड किया गया है इस टेबल को। तो पहला देश का नाम इसमें रखा गया है एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये जो 2 लाइनें हैं शुरू की, इसको कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, एक देश जिस तरह से होता है उसी तरह से आप मान लीजिए
एक देश है और उस देश का नाम एस है, एस ब्लॉक में इतनी जनता रहती है। तो एस ब्लॉक के ये एलिमेंट हैं, शुरू की 2 लाइनें। उसके बाद लास्ट में जितनी ये 6 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लाइनें हैं यहाँ उठी हुई और यहाँ से लेके इतना एरिया जो है इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और उसके बाद जो बीच का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें जो हैं यहाँ बीच की, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद नीचे ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं लंबी लंबी, इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से इस टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एस ब्लॉक के एलिमेंट, एक पी ब्लॉक के एलिमेंट, और यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। इस चीज को भी आप समझ गए। आइए अब इस टेबल में और डिटेल में चलते हैं, आपको बताते हैं। इस टेबल में आपको लंबी लंबी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं और इस बेड़ी बेड़ी भी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो इसे क्या कहा जाता है वो भी आप समझ लीजिए। आप समझ गए हैं कि इस टेबल को कहा जाता है इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल और हिंदी में आवर्त सारणी। तो ये जो बेड़ी बेड़ी लाइनें हैं इसको इसी सारणी के नाम पर रखा गया है, पीरियड रखा गया है। ये जो बेड़ी बेड़ी लाइनें हैं टोटल 7 लाइनें हैं। एक लाइन ये वाली ऊपर वाली, फिर दूसरी लाइन हो गई, फिर ये तीसरी लाइन, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 लाइनें हैं, 7 लाइनें हैं। इन 7 लाइनों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है और हिंदी में आवर्त कहा जाता है। उसके बाद खड़ी खड़ी लाइनें आप देख लीजिए। खड़ी लाइन एक ये है, फिर एक खड़ी लाइन ये है, फिर एक ये, ऐसे ऐसे खड़ी, टोटल इसमें 18 लाइनें बनी हुई हैं। और ये खड़ी लाइनों को कहा जाता है इंग्लिश में ग्रुप और हिंदी में वर्ग कहा जाता है। तो अब आप समझ गए हैं, बेड़ी लाइनों को पीरियड या फिर आवर्त कहा जाता है और खड़ी लाइनों को ग्रुप या फिर वर्ग कहा जाता है। ये भी चीज आप समझ गए। और टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये चीज भी आप समझ गए। और किसी भी चीज का, लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, उसका एक सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो उसका सिंबल इसमें लिखा हुआ है। लोहा जैसे उसका इंग्लिश में आयरन कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में उसे फेरस, Fe कहा जाता है, कैपिटल F और स्मॉल e, Fe। तो फेरस का Fe आपको इसमें कहीं देखने को मिलेगा और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपको देखने को मिलेगा इस टेबल में। तो इसमें खाली जितने भी एलिमेंट हैं उसके सिंबल लिखे हैं, उसका परमाणु क्रमांक लिखा है। आप समझ गए कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, और इसमें 7 आवर्त होते हैं इस तरह से, लंबे लंबे बेड़े बेड़े, और खड़े खड़े जो लाइनें हैं इसको वर्ग यानी कि ग्रुप कहा जाता है। ये चीज भी आप समझ गए। आइए अब और डिटेल में चलते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। एस ब्लॉक में आप देखेंगे 2 लाइनें हैं खड़ी खड़ी, एक लाइन ये है, दूसरी एक लाइन ये है। तो पहली लाइन को हाइड्रोजन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसको छोड़कर एस ब्लॉक के पहले वर्ग के जो तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़कर उसे क्षारीय धातु कहा जाता है। उसके बाद एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं इन सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो एस ब्लॉक की बात खत्म हो गई। एस ब्लॉक के गुण आपने जान लिए, इसकी प्रॉपर्टी जान ली कि एस ब्लॉक के क्या क्या गुण होते हैं। अब एस ब्लॉक के बाद बात आती है पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक को हम देख लेते हैं। पी ब्लॉक आपने देखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। और पी ब्लॉक में जो ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं ये धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार के हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर अधातु होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप ये समझ गए। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसमें पी ब्लॉक में जो 17वां वर्ग है, यहाँ से आप गिनेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे खड़ी खड़ी 17वीं लाइन यहाँ पे जो है ये पी ब्लॉक की 17वीं लाइन, इसे क्या कहेंगे आप? पी ब्लॉक में 17वां वर्ग जो है इसके शुरू के 5 एलिमेंट को हेलोजन कहा जाता है।
यानी कि पी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। इन 5 एलिमेंट को हैलोजन भी कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई। अगर आप जानना चाहें कि हैलोजन इसे क्यों कहा जाता है तो ये भी आप अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। हैलोजन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जल में लवण के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लवण कहा जाता है। अब लवण क्या होता है? लवण को आप नमक अपने घर में कहते हैं, जिसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में सॉल्ट कहा जाता है। तो नमक तो आप जानते ही हैं और उसे केमिस्ट्री की भाषा में लवण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लवण होता है इसका अगर आप फार्मूला देखें, जो आपके घर में नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl, कैपिटल N स्मॉल a, Na। तो Na का मतलब होता है सोडियम, वो भी आपको इस टेबल में कहीं देखने को मिलेगा, सोडियम। उसके बाद ये जो एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, दूसरा कैपिटल C स्मॉल l, इसे क्लोरीन कहते हैं। तो सोडियम के साथ मिक्स होकर, कंबाइंड होकर एक यौगिक इसने बना दिया, तो उसे आप कहते हैं लवण। तो किसी भी एक दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर, इसके जो शुरू के 5 एलिमेंट हैं, किसी और इस पीरियड में से, पीरियडिक टेबल में से कुछ और एलिमेंट के साथ मिलकर समुद्री जल में पाए जाते हैं नमक के रूप में, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे लवण कहते हैं। तो नमक के रूप में समुद्री जल में ये पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हैलोजन कहा जाता है। पी ब्लॉक के 17वें वर्ग के शुरू के 5 तत्वों को हैलोजन भी कहा जाता है। ये चीज आप समझ गए। अब पी ब्लॉक का जो लास्ट वाला ये वर्ग है, इस पूरी पीरियडिक टेबल में 1, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे गिनते जाएंगे, तो ये 18वीं लाइन है। लास्ट वाली 18वीं लाइन, इसको वर्ग कहते हैं, आप समझ गए हैं। तो पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के जो सभी तत्व होते हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये किसी के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर के सभी कोष और बाहर के सभी कोष पूरे भरे हुए होते हैं। अब ये कोष क्या होता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे हुए होते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि इसके परमाणु क्रमांक की मदद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है। तो जब आप दूसरी वीडियो इस केमिस्ट्री की देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि इसके जो लास्ट वाली ये जो सारे एलिमेंट हैं, उसके अंदर के सभी कोष और बाहर के सभी कोष पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। और ये गैसें होती हैं, गैस होती है एक तरह से, ये गैस होती हैं, इसलिए इसे निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। या फिर इसे उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। और ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट की सारी विशेषता जो भी है आप समझ गए, एस ब्लॉक की विशेषता जो भी है वो आप समझ गए। अब हम आते हैं बीच में, और बीच में टोटल 10 लाइनें हैं, लंबी लंबी 10 लाइनें हैं। और इन टोटल जितने भी एलिमेंट इसमें लिखे हुए हैं, इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता आप समझ लीजिए। डी ब्लॉक के जो सभी एलिमेंट होते हैं, जो सभी तत्व होते हैं, ये धातुएं होती हैं, ये सारे धातु हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वो सब जितने भी धातु हैं, लोहा हो गया, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितनी भी धातुएं हैं वो डी ब्लॉक में देखने को मिलेगी। तो डी ब्लॉक की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं, धातुएं होती हैं। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि ये रंगीन यौगिक बना सकते हैं। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब क्रिया करेंगे तो जो भी आपके सामने बन के आएगा वो रंगीन आएगा। तो इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। बस ये 3 चीज़ें आप जान लीजिए। डी ब्लॉक के तत्व धातुएं होती हैं, इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, और ये संक्रमण तत्व भी होते हैं। उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक पर। ये 2 लाइनें हैं पूरी लंबी लंबी, ठीक है। ये दोनों लाइनों को, इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। इस पूरे एरिया को, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब एफ ब्लॉक में आप देखिए, ये एक लाइन जो जा रही है, इसका एक अलग नाम है
और एक ये जो नीचे लंबी सी लाइन जा रही है, इसका एक अलग नाम रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि आप इस पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पहला तत्व लिखा होगा उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होगा उसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। फिर दूसरे आवर्त में आएंगे आप, पहला आवर्त खत्म हो गया, फिर दूसरा आवर्त, दूसरे आवर्त में जो यहाँ पे एलिमेंट होगा 1 2, उसके बाद ये यहाँ पे तीसरा तत्व रखेंगे और उसका परमाणु क्रमांक 3 होगा। फिर यहाँ पे 4 होगा, 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता जाएगा और 10 तक चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, उसका परमाणु क्रमांक 11 12 13 इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 118 एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट में एक एलिमेंट यहाँ पर रखा होता है उसे क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है 57 है उसका परमाणु क्रमांक, और उसके बगल में जो एलिमेंट आना चाहिए उसका परमाणु क्रमांक होना चाहिए 58, ये होना चाहिए। लेकिन 58 न रख के 58 से लेके 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने की वजह से यहाँ लेंथेनाइड, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नाम है लेंथेनाइड, और इसी एलिमेंट के नाम पर इस पूरी लाइन को कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज या लेंथेनाइड श्रेणी या फिर सिर्फ लेंथेनाइड कहा जाता है। यहाँ लेंथेनाइड का परमाणु क्रमांक है 57 और उसके आगे 58 यहाँ आना चाहिए, नहीं आया, हमने उसको यहाँ से निकाल कर हमने क्या, जिसने भी पीरियोडिक टेबल बनाई है, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसने यहाँ से लेंथेनाइड के आगे से 58 से लेके 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ लिख दिए और इस पूरी लाइन का नाम दे दिया लेंथेनाइड या फिर लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में जो है एक एलिमेंट लिखा होता है उसका नाम होता है एक्टिनाइड A एक्टिनाइड, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ 89 है, तो उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका होना चाहिए परमाणु क्रमांक 90। लेकिन यहाँ पर उसका 90 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ ना लिखकर यहाँ से निकाल कर यहाँ पे नीचे लगा दिया। 90 से लेके 103 तक यानी 103 तक, 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ नीचे लगा दिए गए। तो इस पूरी लाइन का एक नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, जिस एलिमेंट के आगे से इसको निकाला है, एक्टिनाइड के आगे से निकाला है, इसलिए इस पूरी लाइन का नाम रख दिया एक्टिनाइड या एक्टिनाइड सीरीज। तो इन दोनों ही लाइनों को कंबाइंड करके अगर देखिए तो इसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। आइए मैं आपका 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। एस ब्लॉक के तत्वों में ये पहली लाइनों को, हाइड्रोजन को छोड़ के इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बाकी सभी एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट में, ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और ये सभी तत्व धातु, अधातु और उपधातु तीनों का ही गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर अधातु होते हैं। और ये जो पी ब्लॉक के 17वें वर्ग के शुरू के जो 5 तत्व होते हैं इसे हैलोजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्री जल में लवण के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक के वर्ग 18 के सभी तत्व निष्क्रिय होते हैं रासायनिक रूप से, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्रिया नहीं करते, क्योंकि इसके सभी भीतर के कोष और बाहर के कोष पूरे भरे हुए होते हैं। और अब आती है डी ब्लॉक की बात। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये चीज़ आप जान गए। और एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड के आगे से निकाल के ये लाइन लगा दी गई, फिर एक्टिनाइड के आगे से निकाल के ये लाइन लगा दी गई। तो लेंथेनाइड के आगे से जो सीरीज निकली उसका नाम लेंथेनाइड या लेंथेनाइड सीरीज, और एक्टिनाइड के आगे से जो सीरीज निकली उसका नाम एक्टिनाइड या एक्टिनाइड सीरीज रख दिया गया। तो अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस पीरियोडिक टेबल को। तो आइए अब हम आपको देने जा रहे हैं होमवर्क, जो आपको याद करना है उसके क्या सिंबल हैं, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसका परमाणु भार क्या है, जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट है। सारे आपको नहीं याद करने हैं, जो भी याद करने हैं उसका स्क्रीन आपके स्क्रीन पर है, इसे आप देखिए, याद करिए, पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
तो हमने आपको एक बहुत इजी एग्जांपल बताया था कि घर किस तरह से बनता है। उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ईंटें, और बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनती हैं दीवारें, और बहुत सारी दीवारों से मिलकर घर बनता है जिसमें आप रहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो लोहा, तांबा, चांदी, पीतल जो भी होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है परमाणु, और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और बहुत सारे अणुओं से मिलकर लोहा, तांबा, चांदी, पीतल जो भी होता है वो बनता है, जिसे आप छू सकते हैं, अपनी सिंपल आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ एक परमाणु हो या सिर्फ एक अणु हो, उसे आप अपनी सिंपल आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट उसकी होती है परमाणु। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्युमिनियम का, और इसके स्ट्रक्चर को हम समझाते हैं। इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, ये सब हम आपको आइए एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार किस तरह से लिखा जाता है ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे इजी एग्जांपल हम आपके लिए ले रहे हैं एल्युमिनियम का। आपके घर में एल्युमिनियम होगी, और एल्युमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल ए और स्मॉल एल। इस तरह से लिखा जाता है केमिस्ट्री में एल्युमिनियम को, कैपिटल ए स्मॉल एल। अगर ये कहीं आपको लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि एल्युमिनियम लिखा हुआ है। और इसका परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा, इसका परमाणु भार याद करना पड़ेगा, और वो किस तरह से लिखा जाता है इस सिंबल के पास में। परमाणु क्रमांक इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है 13, ठीक है, एकदम नीचे, और साइड में इधर ऐसे इस तरह से 13 परमाणु क्रमांक इसका होता है, इस तरह से लिखा जाता है। इसका परमाणु भार इसके ऊपर लिखा जाता है। परमाणु भार इसका होता है एल्युमिनियम का 27, वो यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है। तो एल्युमिनियम को पूरी तरह से इस तरह से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, जो आपको दोनों ही याद करना है। और हम आपको होमवर्क में दे चुके हैं, जो भी आपको दिया गया है होमवर्क में उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो एल्युमिनियम हो या लोहा हो या तांबा हो या कोई भी चीज़ हो, उसके परमाणु को किस तरह से बनाया जाता है, सिर्फ हम एल्युमिनियम का बना रहे हैं, आप सभी का समझ लीजिए उसी तरह से बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक सेंटर होता है परमाणु का, और उसके सेंटर को प्लस के सिंबल से दिखाया जाता है। और इस प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, यानी कि जितने इसका परमाणु क्रमांक है उतने ही यहाँ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन प्लस यानी पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको प्लस के सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये परमाणु का ये सेंटर है, और इसमें 13 यानी कि 13 प्लस के ऐसे सिंबल होंगे, यानी कि 13 प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉनों को प्लस से दिखाते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसको प्लस से दिखाते हैं। तो ये परमाणु का सेंटर है, और इसके चारों ओर इस तरह से एक लाइन होती है, गोला होता है, इसको हम कक्षा कहते हैं। जिस तरह से आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, उसी तरह से इसकी भी कक्षा होती है। प्रोटॉन के चारों ओर जो पहली लाइन होती है उसे पहली कक्षा कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो लाइन होती है उसको दूसरी कक्षा कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी लाइन होती है उसको तीसरी कक्षा कहते हैं। उस तरह से ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उस हिसाब से हम इसकी कक्षाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये प्रोटॉन है इसके सेंटर में, और सेंटर में न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक फार्मूले से निकाला जाता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। सिर्फ आपको याद करना है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने परमाणु क्रमांक हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षाओं में होते हैं। तो पहली कक्षा ये है, प्रोटॉन के बाहर पहली कक्षा, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। लेकिन पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पता करें, इसको पता करने के लिए एक फार्मूला है जिसे आप याद कर लीजिए, 2n²। ये एक फार्मूला है, इससे पता कर सकते हैं आप कि किसी भी कोष में या किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो पहली कक्षा के लिए n की जगह पे 1 लिखेंगे, दूसरी कक्षा के लिए n की जगह पर 2 लिखेंगे, तीसरी कक्षा के लिए n की जगह पर 3 लिखेंगे। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 ही आएगा। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप इस तरह से गोला बना दीजिए, चाहे इस तरह से ऐसा कट्टम बना दीजिए या गोला बना दीजिए, कुछ भी, मतलब आपने बता दिया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, आपने इस फार्मूले से चेक कर लिया। कम से कम 1 हो सकता है वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 होगा, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस फार्मूले से चेक करेंगे। n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8। यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम 8 इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहे हैं।
8 से कम हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6, 5, 4, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने 8 इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी दिखा दीजिए, पता चल गया 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होंगे। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, हम यहाँ से चेक कर लेंगे। 3 यहाँ रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 9 दूना 18, यानी मैक्सिमम तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन हम 18 जबरदस्ती थोड़ी भर देंगे, हम पहले चेक करेंगे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2। दूसरी कक्षा में 8 भर चुके हैं मैक्सिमम पूरा, तो 2 और 8 मिला के कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, और 10 हम भर चुके हैं। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, और मैक्सिमम हम कितने भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 3 है तो भी हम तीसरी कक्षा में भरेंगे, 4 होते, 5 होते, 10 होते तो भी हम तीसरी कक्षा में भरते। 18 इलेक्ट्रॉन तक बचे होते तो भी हम तीसरी कक्षा में भरते। 18 से ऊपर जाता तब हम अगली कक्षा में जाते, लेकिन 3 बचे हैं तो 3 हम यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं। इस तरह से एल्युमिनियम का परमाणु इस तरह से बनता है, आप ये समझ गए। अब ये फेरस होता यानी कि आयरन होता, लोहा होता, तो उसका हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से जितनी कक्षा की जरूरत होती इस फार्मूले से चेक कर लेते, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में हम कितने भरेंगे। इस तरह से आप बनाकर चेक कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि किसी भी परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसे प्लस के आइकन से दिखाते हैं, और उसके चारों ओर जितने परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अलग अलग कक्षा में कितने होते हैं मैक्सिमम, वो इस फार्मूले से हम चेक कर लेंगे। और सेंटर में प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उसे आपको याद नहीं करना है, उस खाली आपको याद करना है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपको याद नहीं करना है, उसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार कितना है, 27, इसका 27 है परमाणु भार। तो हम लिखेंगे परमाणु भार बराबर, ये फार्मूला होता है, यानी कि जितने परमाणु भार हो जिसका भी, वो आप लिखिए, बराबर का सिंबल लगाइए। उसके बाद जितने भी प्रोटॉन हो, इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे, 13 होंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 13 प्रोटॉन है। उसके बाद प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए n लिख दिया। न्यूट्रॉन आपको याद नहीं करना है, जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा न्यूट्रॉन कितने होते हैं इस एलिमेंट में, एल्युमिनियम में या लोहे में, तांबे में, तो इस तरह से आप निकालेंगे। परमाणु भार बराबर उसका परमाणु क्रमांक लिख देंगे, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन ये लिखा है, ये 13 को इधर लिया, ये घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13। 7 में से 3 गया, बचा 4, 2 में से 1 गया, बचा 1, यानी कि इसमें 14 न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह से हमने पता कर लिया। न्यूट्रॉन आपको याद नहीं करना है, जब भी पूछा जाएगा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो परमाणु के बारे में आप डिटेल में समझ चुके हैं कि उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो सब आप समझ चुके हैं। अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि अणु क्या होता है और अणु का अणुभार किस तरह से निकाला जाता है। आपको मालूम है, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया था कि घर बनाने के लिए उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ईंटें, और बहुत सारे ईंटों से मिलके बनती हैं दीवारें, और बहुत सारी दीवारों से मिलके घर बनता है, जिसे आप देख सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो लोहा, तांबा, चांदी, पीतल कुछ भी हो, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है परमाणु, जिसे आप अपनी सिंपल आंखों से देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। और बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बनता है अणु, जिसे सिर्फ एक अणु अगर हो तो उसे भी आप अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते। और बहुत सारे अणुओं से मिलकर बन जाता है लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, या किसी भी तरह का कोई कंपाउंड बन जाता है, जिसे आप अपने हाथ में ले सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको अवगत कराता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से कंपाउंड क्या होता है और अणु क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि जब एक परमाणु या एक से अधिक, एक से ज़्यादा जब परमाणु मिलते हैं तो उनसे मिलके अणु बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस। एक H था, एक हाइड्रोजन था, और एक और हाइड्रोजन का एक परमाणु था। तो जब 2 परमाणु मिल गए तो ये अणु बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। तो हाइड्रोजन गैस H2 इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि जब कई परमाणु मिलते हैं तो वो अणु बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे H2, यहाँ पे 2 H है और एक ऑक्सीजन है, यानी बहुत सारे परमाणु मिल गए तो ये अणु बन गया। यहाँ पर भी देखिए, ये एक परमाणु किसका है, सोडियम का, एक परमाणु क्लोरीन का। जब बहुत सारे परमाणु मिल गए तो ये
अणु बन गया, सोडियम क्लोराइड का अणु बन गया, ठीक है। लेकिन कंपाउंड किसे कहा जाता है? कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं और मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं। लेकिन आप इसको अणु कह सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी कि अणु इसे कह सकते हैं, इसे मॉलिक्यूल यानी अणु कह सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु इसे भी कह सकते हैं, इसे भी अणु कह सकते हैं। लेकिन कंपाउंड किसको कह सकते हैं? कंपाउंड आप इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, यानी कि ये भी यौगिक है, ये भी कंपाउंड है। यौगिक यानी कंपाउंड, किसी को भी कंपाउंड यौगिक कह सकते हैं, इसको भी कंपाउंड या यौगिक कह सकते हैं। लेकिन इसे आप कंपाउंड या यौगिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक परमाणु और एक ही तरह के परमाणुओं से मिलके एक अणु बना है, और ये अलग अलग तरह के परमाणुओं से मिलके बना है। इसलिए आप इसे अणु कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कंपाउंड यानी कि यौगिक कह रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। इसे आप चाहे कंपाउंड कहिए या यौगिक हिंदी में, या अणु कहिए, या इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे सिर्फ आप कहेंगे अणु, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। अब इसका हम आपको दिखाएंगे निकाल कर कि इसका अणु भार किस तरह से निकाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणुभार निकालकर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन गैस का अणुभार निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और H2O यानी कि पानी, इसका अणुभार निकालकर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से निकाला जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अणुभार किस तरह से निकालना है ये भी हम आपको आइए दिखा देते हैं। तो सबसे पहले NaCl का देखिए अणुभार किस तरह से निकाला जाता है। इसका अणुभार निकालने के लिए इसमें प्रयुक्त यानी कि इसमें यूज हुए सभी तरह के जितने भी एलिमेंट हैं उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर हमें अणुभार निकालना है तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। ये आपको याद होना चाहिए 11 23 अच्छी तरह से। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु भार होता है 35। तो आपको ये भी अच्छी तरह से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये भी याद होना चाहिए। तो अब आप जब इसका अणुभार निकालेंगे तो एक परमाणु का इसका परमाणु भार देखिए, सोडियम का परमाणु भार है 23, तो आप सोडियम की जगह 23 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाणु भार, एक परमाणु का परमाणु भार कितना है 35, तो यहाँ आप 35 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 हो गया 8, और ये 3 और ये 2 मिलके हो गया 5, यानी कि 58 यानी कि 58। NaCl का अणुभार 58 निकल कर आ गया, यही अणुभार होता है, ये आपको याद नहीं करना है, इस तरह से निकाला जाता है, आप निकाल लेंगे। अब H2O यानी कि पानी, इसका अणुभार किस तरह से निकाला जाता है वो भी आप देख लीजिए। H2O लिखा है तो H का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 और परमाणु भार 1, ये आपको याद होना चाहिए। फिर ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको सब वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब H2O यानी कि पानी का हमें अणुभार निकालना है, तो यहाँ H2O लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है H2O, H2, H का परमाणु भार है 1, लेकिन H जो है वो 2 बार है, 2H है, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिले हैं, तो एक हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु भार 1 और एक और हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु भार 1, तो 1 और 1 मिला के 2 हो गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2, हाइड्रोजन का टोटल परमाणु भार 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये 16 और 2 18 हो गया। इस तरह से पानी यानी कि वाटर जो होता है इसका परमाणु भार 18, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब आपको हाइड्रोजन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये जो ट्वाइस होल ट्वाइस में बाहर लिखा होता है, ये 2 का मतलब है H 2 बार है, H 2 बार है। तो आप अब समझ गए होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे परमाणु भार अणुभार और हाइड्रोजन का अणुभार निकाल के कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका कितना अणुभार निकल कर आया। और इसमें मैं आपको ये भी दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, जो जो कंपाउंड जो जो अणु आपको इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। उन सबको याद कर लीजिएगा, उनके फार्मूले क्या होते हैं उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हाँ, कमेंट करके मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।